कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दखल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काम नहीं आ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन पर सोनिया गांधी और राहुल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोयला खनन की मंजूरी देने को लेकर भूपेश बघेल से सकारात्मक रुख अपनाने को कहा था। लेकिन भूपेश बघेल ने अभी तक छत्तीसगढ़ में राजस्थान सरकार को आवंटित कोल ब्लॉक में खनन की मंजूरी नहीं दी है। भूपेश बघेल के रुख के कारण राजस्थान में कोयले की किल्लत होने लगी है। बिजली का उत्पादन भी गड़बड़ाने लगा है। गहलोत का कहना है कि छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक से कोयला अनुपलब्धता की स्थिति में राजस्थान को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा, जो कि आने वाले चुनाव में पार्टी की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। राजस्थान में कुल 75,080 मेगावाट थर्मल प्लांट में करीब 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अधिकांश पावर प्लांट कम क्षमता के साथ चलाए जा रहे हैं। बिजली उत्पादन कम होने के कारण राजस्थान सरकार ने कई इलाकों में बिजली की कटौती करनी शुरू कर दी है। राजस्थान के छोटे छोटे इलाकों में सुधार करने के नाम पर बिजली पर कटौती हो रही है। किसानों की भी बिजली कटौती की जा रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 1 महीने के बाद गर्मी आने वाली है। अशोक गहलोत इससे खासतौर पर चिंतित हैं। अशोक गहलोत सरकार की कोशिश है कि गर्मी शुरू होने से पहले बिजली की समस्या ठीक हो जाए, नहीं तो जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। राजस्थान में वर्तमान में 5.73 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी जा रही है। गर्मी के मौसम में इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। अशोक गहलोत सरकार 3 महीने से भूपेश बघेल सरकार से कोयला खनन की मंजूरी देने को लेकर बात कर रही है। पहले तो अधिकारियों के साथ इस स्तर पर बात की गई। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री और अधिकारियों से बात की और पत्र भी लिखा, लेकिन जब कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला तो अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को 3 बार पत्र लिखकर भूपेश बघेल को निर्देश देने को कहा, लेकिन भूपेश बघेल नहीं माने। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि हर तरह से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में राजस्थान की परसा ईस्ट एंड कांते बेसिन कोल माइंस के फेज 2 को पर्यावरण क्लियरेंस दे दी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं देकर इसमें पेंच फंसा दिया है। 23 दिसंबर को भी केंद्र सरकार ने अपनी क्लियरेंस जारी कर दी थी। केंद्र से क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार से क्लियरेंस मिलनी बाकी है। फेज 2 मौजूदा PEKB कोयल माइंस का एक्सटेंशन है। यहाँ पहले से माइनिंग जारी है, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ को इसे अप्रूवल देने में दिक्कत नहीं आएगी। सूत्रों के अनुसार भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और स्थानीय नेताओं के विरोध को मंजूरी नहीं देने का इसके लिए बड़ा कारण बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध लगातार तेज हो रहा है। आज इस युद्ध का 8वां दिन है। रूस ने राजधानी कीव और खार्किव शहर में भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर भी बमबारी की गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, VK सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में डटे हुए हैं। इस दौरे का मकसद रेस्क्यू मिशन के लिए पड़ोसी देशों के साथ मिलकर समन्वय और स्टूडेंट्स की मदद करना है। भारतीयों को बचाने के लिए विदेश मंत्रालय ने मदद के लिए यूक्रेन से लगे 4 देशों पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक रिपब्लिक ने अपने कंट्रोल रूम बना दिए हैं। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेंगे। सरकार ने इन कंट्रोल रूम के नंबर और ईमेल एड्रेस भी सोशल मीडिया पर जारी किए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक ट्विटर हैंडल भी बनाया गया है। वहीं यूक्रेन के ताज़ा हालातों पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 6 विभिन्न दलों के 9 सांसद शामिल हुए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय नागरिकों की निकासी और युद्ध को लेकर विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब दिए। यूक्रेन और रूस में चल रही जंग और भारतीय नागरिकों की निकासी को लेकर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और शशि थरूर भी मौजूद थे। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की।
जयशंकर ने इस दौरान विपक्ष के कई नेताओं के सवालों के जवाब दिए। वहीं बैठक के बाद शशि थरूर ने मीडिया के सामने आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफों में जमकर कसीदे गढ़े। सूत्रों में कहा गया है कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों को उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में संदेह था। यूक्रेन सरकार स्थिति पर आश्वासन दे रही थी। कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में मतदान से दूरी रहने के सरकार के रुख का समर्थन किया। सलाहकार समिति की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, आनंद शर्मा और शशि थरूर भी शामिल हुए। बैठक के बाद शशि थरूर ने विदेश मंत्री की जमकर तारीफ की। थरूर ने ट्वीट करके कहा कि विदेश मामलों की सलाहकार समिति की आज शानदार बैठक हुई। व्यापक ब्रीफिंग और हमारे सवालों और चिंताओं के स्पष्ट जवाब देने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर और उनके सहयोगियों को मेरा धन्यवाद। इसी भावना से विदेश नीति चलाई जानी चाहिए। विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्राथमिकता अभी यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें प्रतिक्रिया मिलने में देरी हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही थी। हालांकि अब इस संकट की घड़ी में हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नरवर में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया भी प्रचार के लिए नरवर पहुंचे। शिवपुरी जिले की नरवर नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहा है। प्रचार के लिए वार्ड 10 में पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने यहां भाजपा की हार का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी जीत गई तो मैं खुद अपना मुंह काला कर लूंगा, वह भी राजभवन के सामने। इतना ही नहीं, ये बात भाजपा नेताओं को लिखकर दे दी है। बता दें कि शिवपुरी जिले की नरवर नगर परिषद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान प्रचार जोरों पर है। 6 मार्च को यहां वोट डाले जाएंगे। बुधवार को वार्ड 10 में एक आम सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया अति आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यदि 50 से ज्यादा सीटें मिल जाए तो वो खुद भोपाल में राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात लिख कर के भाजपा नेताओं के अलावा अन्य लोगों को दे दी है। बरैया ने यह भी कहा कि भाजपा जमानत भी नहीं बचा पाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो फूल सिंह बरैया को चौराहे पर जो चाहो वो सजा दे देना। फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मनोबल न गिराए। कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मनोबल ऊंचा रखे और भाजपा को उखाड़ने के लिए काम करे। बरैया ने कहा कि मुसलमान SC/ST का वोट यदि कांग्रेस को मिल जाए तो एक तरफा कांग्रेस प्रदेश में सरकार बन जाएगी। पिछली बार प्रदेश में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी तो उसे 1,30,00,000 वोट मिले थे, जबकि मनोबल कमजोर होने के कारण मुसलमान अनुसूचित जाति के लोगों को काफी कम वोट मिला। अगर इनका वोट जो प्रदेश में 2,36,00,000 है, यह सभी कांग्रेस को मिल जाए तो भाजपा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। नगर निगम परिषद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान यहां चुनाव प्रचार जोरों पर है, जहां 6 मार्च को वोट डाले जाएंगे। नरवर में नगर परिषद के मतदान 6 मार्च को होगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यहां पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो रहा है, जिसमें 15 वार्डों में पार्षद पद के लिए विभिन्न उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। 15 वार्डों से पार्षद चुनने के बाद अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव होगा। लाहार जनपद के जनकपुरा गांव में अंबेडकर की मूर्ति हटाने गए SDM और तहसीलदार को ग्रामीणों ने जिंदा जलाने की कोशिश की। दरअसल जानकारी के मुताबिक लाहार SDM प्रशिक्षु IAS KV विवेक और तहसीलदार नवीन भारद्वाज तहसील के वार्ड 14 में विवादित जमीन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हटवाने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विवाद करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने SDM और उनकी टीम पर पहले गोबर और कंडे फेंके, जिसके बाद पथराव, लाठी और डंडे चलाए। इतना ही नहीं, जब SDM और उनकी टीम जब प्रतिमा के पास पहुंची तो SDM के चारों ओर कंडे और घास फूस डालकर ग्रामीणों ने आग लगा दी। राहत की बात है कि मामले में कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।
पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में लगे एक अधिकारी ने कहा कि विस्फोट किस्सा खवानी बाजार इलाके में जामिया की एक मस्जिद में हुआ, जब नमाजी जुमे की नमाज अदा कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि 10 घायलों की हालत नाजुक है। किसी भी समूह ने तत्काल विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहां के प्रमुख पत्र डॉन के मुताबिक अब तक 30 शवों को अस्पताल लाया जा चुका है। पुलिस अधिकारी एजाज एहसान ने कहा कि 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की और सुरक्षा कर्मियों पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद विस्फोट हुआ। वहीं जियो न्यूज ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मस्जिद पर घातक हमले की निंदा की और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। पेशावर के मुख्यमंत्री महमूद खान ने भी विस्फोट की निंदा की और पेशावर के पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया और प्रांतीय कैबिनेट के सदस्यों को अभियान की निगरानी करने का आदेश दिया। इसी बीच सीएम के विशेष सहायक बैरिस्टर सैफ ने पुष्टि की है कि विस्फोट एक आत्मघाती हमला था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश की। एक आतंकी मस्जिद में घुसने में कामयाब रहा और उसने खुद को उड़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।